अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन फिरदौस और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थायराइड नोड्यूल्स या गोइटर का बढ़ जाना। अब अगर हम बात करेंगे थायराइड होता क्यों है तो इसकी वजह क्या है मेनली। तो मेनली थायराइड या गोइटर या थायराइड की दो इकसाम होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हम आज पढ़ेंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है। ये होता है बेसिकली हाशिमोटोज़ डिजीज़ की वजह से होता है। अब हाशिमोटोज़ डिजीज़ जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो गोइटर का साइज़ बढ़ जाता है और आपके जो गले के अराउंड है और आपका जो थायराइड है उसमें बहुत सी छोटी-छोटी सी थैलियाँ बन जाती हैं। और ये होती क्यों है? ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। दूसरी रीज़न इसकी क्या हो सकती है? दूसरी रीज़न इसकी हो सकती है कैंसर होना। ठीक है? आपका जो थायराइड है वो 5% कैंसरस हो सकता है, लेकिन 95% जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है, जिसको हम क्योर कर सकते हैं सम मेडिसिन्स के थ्रू और सम डाइट थेरेपी के थ्रू। तो तीसरी वजह जो होती है वो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है। जब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं आपकी बॉडी में बन रही होती हैं वो आपके पैरेन्काइमा सेल्स पर अटैक कर देती हैं। तो उसके रिएक्शन में जो आपके टिश्यूज़ हैं जो रिएक्शन शो करती हैं उसकी वजह से आपके थायराइड ग्लैंड्स में नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब आपके जो हम मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म को डिस्कस करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो कॉजेज़ हैं वो यही है जो अभी हमने आपको पीछे बताए हैं कि आपकी 2-3 रीज़न्स है, गोइटर का साइज़ बढ़ जाना, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर कैंसरस या फिर इन्फ्लेमेशन का हो जाना। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड हैं वो लाइक ज़्यादातर फीमेल्स को हो रहा होता है और आयोडीन की कमी की वजह से होती है आपके खुराक में। फिर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको भी होता है, मेनोपॉज होने की बाद भी थायराइड आपका बढ़ जाता है। आपका एज फैक्टर होता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको थायराइडिज्म में हेल्प आउट कर रही होती हैं। अगर हम गोइटर को डायग्नोज करने की बात करें तो मेनली तो आपके गला जो है वो उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं या आपका थायराइड को स्कैन करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं इस तरह से, या आपकी बायोप्सी वगैरह करते हैं। तो उनको आइडिया हो जाता है कि आपको थायराइड का इशू हो रहा है। अब हम इसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो आपने हाइपोथायरॉयडिज्म में काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने जंक फूड्स बिल्कुल छोड़ देनी है। दूसरी, आपने डेयरी और ग्लूटेन से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती हैं आपके थायराइड ग्लैंड्स में। ठीक है? ये काम करने हैं। फिर जो आप फूड्स ले सकते हैं जो कि आपके थायराइड को क्योर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, वो ये हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रिच होती हैं विटामिन्स और मिनरल्स से जो कि आपके थायराइड को में बहुत हेल्प करेंगी। फिर आप नट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि ब्राज़ील नट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेलेनियम रिच फूड्स होते हैं और सेलेनियम की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है हाइपोथायरॉयडिज्म को क्योर करने में। फिर आपके जो सी वेजिटेबल्स हैं या सी फूड्स हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि वो भी रिच होती हैं आयोडीन में, और आयोडीन भी आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म को क्योर करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है। हम फिर ऐसा साल्ट लेते हैं जिनमें आयोडीन एडिड होता है। फिर हम लिग्यूम्स, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेंटिल्स का इस्तेमाल करते हैं और मीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सारी ही हाई इन जिंक होती हैं। ओमेगा 3 जो फूड्स होती हैं वो मस्ट ऐड होनी चाहिए आपकी खुराक के अंदर, और ये ऐसी फूड्स हैं जैसे कि चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए हैं, तो ये सारे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए हैं, ये सारे ओमेगा 3 रिच फूड्स होती हैं जो कि आपके हाइपोथायरॉयडिज्म को क्योर करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी मददगार होती हैं थायराइड फंक्शन को बेहतर करने के लिए, वो ये हैं कि आप कुछ मिनरल्स और विटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स मिनरल्स और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स का। ठीक है? क्योंकि सेलेनियम और जिंक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है थायराइड को श्रिंक करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा है वो विटामिन डी का इस्तेमाल है क्योंकि इसकी कमी से भी आपके जो नोड्यूल्स हैं उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपका जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल भी आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत मददगार है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपके नोड्यूल्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस रिलीफिंग योगा या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपने आप को आप कोई भी अपने जाकर आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से थेरेपी भी करवा सकते हैं ताकि आपको स्ट्रेस रिलीफ हो। फिर एक चीज़ का जो आपने मस्ट ख्याल रखना है कि अपने डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करना है, और उनसे आपने किसी भी किस्म की अपनी डाइट या अपनी जो सप्लीमेंटेशन है या किसी भी चीज़ में आप कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से लाजमी इस चीज़ का ले लें। अब हम आपको बताने लगे हैं एक बहुत बेस्ट रेमेडी जो कि जिसको हम कहते हैं वन कप रेमेडी। ये बहुत सारी इस पे रिसर्च हुई है, लाइक उन्होंने इस तरह से किया डॉक्टर्स ने कि कुछ पेशेंट्स लिए जो थायराइड के पेशेंट्स थे, उन्होंने कुछ को ये वाली वन कप रेमेडी 3 माह तक ट्राई करवाई और कुछ को नहीं करवाई। तो उन्होंने क्या देखा कि वो वाले पेशेंट्स जिन्होंने इस रेमेडी को ट्राई किया था उनका जो थायराइड का साइज़ है वो कम होना शुरू हो गया, जबकि जो वो लोग जिन्होंने इस रेमेडी को नहीं किया था उनका जो थायराइड का साइज़ है वो कम नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बेस्ट रेमेडी मानी जाती है। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं वो स्पिरुलिना है, करक्यूमिन है और बोसविलिया है।
अब जो स्पिरुलिना है ये बहुत सारी सदियों से इसको ना न्यूट्रिशनस फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एल्गी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है, हाई न्यूट्रिशनस होती है, हाई प्रोटीन होती है, इसमें इसमें मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प आउट करती होती है। इसी तरह जो करक्यूमिन है, करक्यूमिन को हम टर्मेरिक से लेते हैं जिसको हम हल्दी कहते हैं। तो इसको हल्दी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये सदियों से हमारे जो एशिया में इसको मसाला जात में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखती है जिसकी वजह से इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हो गया बोसिविलिया। बोसिविलिया में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके जो टी सेल्स हैं, जो आपके थायराइड के सेल्स हैं, उसको उसकी हेल्प उसमें की मदद करती है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करें। ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अब हम बनाएंगे कैसे। हमने क्या करना है, हमने 1 कप पानी लेना है, उसको उबालना है और फिर उसके बाद उसमें 1 टीस्पून हमने ये करक्यूमिन या टर्मेरिक पाउडर डालना है और 1 टीस्पून हमने उसमें बसोविलिया डालना है। और जैसे ही पानी उबलना शुरू हो हमने फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद उसको उसमें आपने स्प्रुलिना 1 टीस्पून डालना है और 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। फिर वो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको आपने पी लेना है। ये बहुत ज़्यादा कड़वा आपको टेस्ट देगा, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी ले सकते हैं। और आपने इसको लेना किस तरह से है कि सुबह एम्प्टी स्टमक आपने लेना है और अगर आपको बहुत ज़्यादा इसको मज़ीद लेना चाहें तो आप हर मील के बाद भी इसको ले सकते हैं। इस रेमेडी को कम से कम आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है, फिर ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज या योगाज हैं जो कि आपकी थायराइड प्रॉब्लम्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कैट काउ पोज है, बट ब्रिज है, फॉरवर्ड बेंड्स हैं, कोबरा पोज है, ट्रायंगल पोज है, वी अप है और भी बहुत सारे पोजेस होते हैं। ये जो योगा है इसको करके आप अपना स्ट्रेस भी रिलीव कर सकते हैं और अपने थायराइड्स को मेंटेन करने में भी आपके हेल्प आउट करते हैं। अब आपको ऐसे साइंस नज़र आएंगे जब आपके थायराइड फंक्शनिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी कि आपको जो पहले बहुत ज़्यादा सर्दी लगती थी, अब आपके वो थोड़ा सा अपने अंदर गर्माइश महसूस होना शुरू हो गया, आपके हाथ और जो पाँव हैं वो गर्म रहना शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको धुंधला नहीं होगा, आपको यादाश्त का इशू नहीं हो रहा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, आपके जो हेल्थ है हेयर, स्किन और नेल्स की वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी और आपकी वोंड हीलिंग जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाती है। थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।